हो सकता है कहीं छुप गया हो, कहीं बहुत दूर हो जहाँ तक हमारी आवाज़ भी ना पहुँच पा रही हो। ऐसी एक बार की बात, एक माँ का बेटा खो गया। खो क्या गया? सुबह सुबह की बात है, देख के सुबह सुबह की बात है, और वो क्या देखता है कि वो माँ उस बच्चे को पुकारती है, बेटा, ओ बेटा। कभी आपने ऐसे पुकार सुनी होगी अपनी माँ की? सुनी है ना? और माँ ने भी अपने बच्चों को पुकारा होगा। अब अचानक बहुत देर से जब गुम हो गया हो तो बेटे को, बेटा कहाँ? बेटे ने बात सुन ली कि माँ पुकार रही है। अंदर घर में देख लिया, कहीं नहीं मिला। बाहर जाके के आस पड़ोस में पूछा, ओ बेटा कहाँ है? थोड़ा सा यहाँ बातचीत बंद कराओ। और जब यहाँ वहाँ सब कुछ देख लिया, बेटा नजर नहीं आया। इतने में बेटा कुछ काम में मस्त था, उसको सुनने में आई कि माँ पुकार रही है। तो बेटा को माँ बाहर जाके घर के पुकार रही थी और बेटा घर के भीतर ही छुपा था। एक बार और आवाज़ लगाई, ओ बेटा। तो जब तीसरी बार आवाज़ लगाई तो घर के भीतर छुपा हुआ बेटा निकल करके पीछे से माँ को बोलता, माँ। और जैसी जिसकी प्रतीक्षा की जा रही हो, वो बहुत दिनों से पुकारा जा रहा हो, और जब वो भीतर से, ये थोड़ा बच्चों को संभालो आप लोग, तो जब वो तीसरी बार पुकारने के बाद जब वो बेटा भीतर से आकर के वो पीछे से माँ को बोलता, माँ मैं तो अंदर ही हूँ। तो माँ को वो जो वर्षों की प्रतीक्षा उस बच्चे को पहले जन्म देने के रूप में, वो जन्म देने के पश्चात जब वो खो गया हो तो कुछ घंटों की प्रतीक्षा उसको वापस से अपनी गोद में बिठाने के लिए थी। बिठा करके कैसा अनुभव करती है ये तो वही माँ जानती है, और माँ की गोद में बैठ करके वो बेटा कैसा अनुभव करता है वो बेटा जानता होगा। यहाँ पर तो गोद की बात है और माँ की बात है, लेकिन जैसे ही हम उन प्रभु को पुकारते हैं जिनालय में जाकर के, अथवा गुरु को पुकारते हैं किसी वसति गाँव में जाकर के, तो पुकारना तो एकमात्र बाहर से होता है, लेकिन जब प्रभु को बाहर से पुकारा जाता है तो भीतर से वो प्रभु जो होनहार परमात्मा के रूप में है निकल करके बाहर आ जाता है कि मैं तो तुम्हारे भीतर ही छुपा था, तुम मुझे बाहर पुकारने गई हो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही था। तो वो जो तुम्हारा बहुप्रतीक्षित बेटा है, जो होनहार, तुम्हारा ही होनहार परमात्मा है, उसके लिए आवाज़ तो तुम्हें बाहर लगानी पड़ती है, लेकिन आगाज भीतर से होता है। और जब आगाज भीतर से हो जाता है, और जब आगाज इतना सुंदर हो तो अंजाम सुंदर बनाने से कोई रोक नहीं पाता है। हमें लगता है, आज किसी ने कहा, बोले महाराज हमारे आज छोटे से जनाले में पहली बार किसी साधु के चरण पड़े। हमें लगता है जहाँ पर प्रभु विराजमान हों वहाँ पर तो पांचों कल्याण प्राप्त करके ही वो जिनालय में विराजमान हुए हैं। तो सबसे पहले तो साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत और सिद्ध, इन तीनों के, पांचों के रूप में जो अपने आप में विराजमान हैं वो तो विराजमान हो गए थे। जो इनको तुम देख नहीं पाते, देखने वाले शायद आज आपको पहली बार देखने को मिले कि वो वहाँ जाके विराजमान। अब जिनालय बनाना भी छोटी मोटी बात नहीं, आप लोगों ने बनाया और अंदर से श्रद्धा थी, तब तो जाकर के भले ही स्थान छोटा मिला हो, लेकिन विराजमान भगवान को हम अपने हृदय के सिंहासन पे करेंगे। तो जब हम अपने हृदय के सिंहासन पे उन पर विराजमान करते हैं, और विराजमान करने के बाद उनकी भक्ति, उनकी पूजन, अभिषेक, शांति धारा और जो कुछ भी विधान अनुष्ठान में लीन होते हैं,
तो सिद्धालय के देवता भले ही सिद्धालय में विराजमान हो, लेकिन हमारे श्रद्धा के देवता हमारे श्रद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। और ये चीजें यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में शायद कुछ ना कुछ एक कॉन्फिडेंस भरती हैं, कुछ एक ऐसी ऊर्जा भी भरती हैं जिस ऊर्जा को ना पाकर के आज तक हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हमारे जीवन में टारगेट्स क्या हैं। हाँ, कई बार दूसरों के बताए हुए लक्ष्यों के आधार पर ही हम अपना जीवन निर्धारित करते रहते हैं, और जब होता है कि हमारे जीवन के लक्ष्य हमसे गायब हो जाते हैं तो फिर लगता हम कहीं ऐसा तो नहीं, जिनको हम पा ही नहीं सकते हो उनको पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको हम कभी छू ही ना सकते हो उनको छूने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही जीवन पूरे जीवन भर हम जीते रहते हैं। कितने लोगों को पता है कि जो मैं टारगेट सामने रखा हूं वो मेरा स्वयं का है? अधिकांश तो दूसरों के बताए हुए। क्यों तुम ये नहीं करते, क्यों तुमने ये नहीं किया? चाहे बच्चे हों कि बच्चों के टारगेट्स भी उनके पढ़ाई के रूप में अलग अलग कोर्सेज के रूप में सामने आ जाते हैं। वो ये तय नहीं कर पाते कि इस कोर्स को प्राप्त करने का सोर्स मेरे पास है कि नहीं, और जब वो नहीं होता तो दूसरे रिसोर्सेज को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है बहुत आप लोग का कुछ? हाँ, हम तो कहीं सिद्धालय के देवता की बात सोच रहे हैं और श्रद्धालय के देवता और सिद्धालय के देवता में कुछ तालमेल हो पाए ऐसी कुछ बात सोच रहे हैं। तुम लोग कहीं तालमेल कहीं और चल रहे क्या? नहीं चल रहे? हाँ, ठीक ठीक। तो अब एक छोटी सी बात करके, चूंकि समय भी हो रहा है, घड़ी तो यहाँ दिख नहीं रही लेकिन फिर भी हाँ, छोटी सी बात हम आपके सामने रखना चाहेंगे। एक बार की बात, एक क्लासरूम था। उस क्लासरूम में एक प्रैक्टिकल का दिखाया जा रहा था। वो प्रैक्टिकल इतना सा कि एक बीकर था और उसके आसपास कुछ चीज़ें रखी हुई थी। चीज़ें क्या थी? कुछ गिट्टी थी, कुछ छोटी मोटे चूरी थी, कुछ डस्ट थी, कुछ आदि असर। सबसे पहले उस गिट्टी से उस बीकर को भर दिया और उस टीचर ने सब बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों क्या बीकर भर गया? बोले जी सर। अब उस भरे हुए बीकर में से कुछ एक छोटी सी और छोटी वाली गिट्टी थी, उसको भरा, हल्का सा हिला दिया। बोले बच्चों बीकर भरा? बोले जी सर। बोले पहले भर गया था वही भरा कि दूसरा भरा? नहीं वही भरा। तो भरे में तुमने कैसे भर दिया? सर वो सेटल्ड हो गया। फिर थोड़ी सी वहाँ डस्ट और रखी थी बिल्कुल, उसको भरा। बोले बीकर भरा? बोले जी सर। बोले जब 2 बार भर गया अब कैसे भर गया? सर एडजस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पानी और रखा था, उस पानी को भी उसमें भर दिया। अब पानी भरने के बाद भी फिर पूछा भरा? हाँ भर गया। अब लास्ट में था दूध की बारी। दूध था, कई बार आपने देखा होगा भरे हुए पानी के गिलास में हल्का सा यदि आप दूध डालो तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग हुआ करती है। तो फिर लास्ट में 5वीं बार उस दूध को भी भरा तो वो भी भर गया, और 5वां बार बच्चों ने कहा सर भर गया। अब इसकी बजाय यदि इसका क्रम उल्टा होता, सबसे पहले दूध को भरते, तो क्या बाकी सबके समाने की गुंजाइश होती? दूध पूरा भरा है, उसके बाद तुम पानी उसमें भरो तो उसमें समा जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपने जीवन को भरने के लिए कहीं ऑर्डर गलत कर लिया हो? और यदि इस क्रम की बजाय उल्टे क्रम से भरते तो भरा भी नहीं जाता, और यदि वो भी निकल जाता तो अपने आप को जीता पाते। लेकिन जब इस क्रम से भरा कि सबसे पहले बड़ी बड़ी गिट्टियां, फिर उसके बाद क्रम से भरते चले गए, तो बाकी 4 निकल भी जाएं तो भी तुम अपने आप को भरा हुआ पाते हो। बस जीवन में यही देखना है कि जिन चीज़ों से, जिन साधन सामग्रियों से अपने आप को हम भरते जा रहे हैं, भरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सबसे अच्छी चीज़ और सबसे कीमती चीज़ भरने की गुंजाइश खत्म हो जाए। बताओ इन 4-5 चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमती कौन था? दूध था। लेकिन यदि इस क्रम से भरा जाएगा तो उसका भराने की गुंजाइश होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले हमने उन चीज़ों को भर दिया हो जिसको तुम कीमती मानते हो, क्योंकि वो कीमती चीज़ ज़्यादा मेहनत से नहीं, बहुत आसानी से मिल जाती है। हाँ, गिट्टी को उठाने में थोड़ा सा वजन ज़्यादा लगता है। दूध तो कहीं भी मिल जाता। महाराज कहाँ मिलता? वो भी राजधानी में।
वो भी मुश्किल है। सुनो, दूध का मतलब वो जो वाकई में तुम लोग पीते हो वो, अथवा वो जो वाकई में गाय के माध्यम से आता है वो। महाराज अभी दो बातें क्यों? हम लोग क्या गाय का दूध नहीं पीते? हम क्या भैंस का दूध नहीं पीते? हाँ, आप लोग के लिए साक्षात उसको प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कईयों को आसान होता होगा। लेकिन यदि सबसे लास्ट में उसको भरने की गुंजाइश बची है, तब तो तुम्हारी बाकी भरने का कुछ न कुछ फलसफा है। और यदि तुमने किसी कीमती चीज़ जो तुमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मान ली हो कि हाँ मिल जाता है, पैकेट मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, उसको पहले भर दो और बाकी सबको भरने की गुंजाइश हो तो भरना तो मुश्किल है ही। और यदि ये भी निकल जाए तो फिर अपने आप को रीता का रीता पाते हैं। आज तक हमने अपने जीवन में पता नहीं किन चीज़ों के भरने की कोशिश तो की, और भरने के बाद बाकी सबके भरने की गुंजाइश अपनी कल्पना में तो रखी, लेकिन जब उसको प्रयोग में लाते हैं तो कई बार बाकी सबके भरने की गुंजाइश ही क्या, समय भी नहीं पा पाते। कई लोगों के जीवन में तो उल्टे क्रम से भरने के बाद बाकी सबके समाने की गुंजाइश ही खत्म हो गई होगी। कई लोगों के जीवन में गुंजाइश तो होगी लेकिन समय कम पड़ गया होगा। कई लोगों के जीवन में समय भी होगा, गुंजाइश भी होगी, लेकिन भावना कमजोर पड़ गई होगी। और कई लोगों के जीवन में ये तीनों होने के बावजूद भी संभावना कमजोर पड़ गई होगी। कहीं ऐसा ही तो हम अपने जीवन नहीं जीते चले जा रहे हैं। अब ये बताएगा कौन कि किस चीज को कब और कैसे किस तरीके से भरना है? हो सकता है आपको जेमिनाई बता दे, AI बता दे, हाँ गूगल बता दे। दुनिया में इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, नॉलेज कोई भी दे सकता है, लेकिन नॉलेज को विजडम तक ले जाने की आवश्यकता जिस चीज़ से हमें महसूस होती है उसी का नाम गूगल नहीं, गुरु होता है। नॉलेज तो बहुत है। आज किसी चीज का प्रश्न तुम्हारे दिमाग में कौंधे, तुरंत उसका उत्तर मिलता है। यहाँ थोड़े से ज़्यादा भी हमें लगता है यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य यहाँ हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। ये तो है कि किस चीज को पहले भरना है, किसको बाद में भरना, यही तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं। उसका प्रयोग वो वहाँ दिखा रहे हैं, अपन यहाँ थियरी बता रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि किस समय कौन सी चीज़ आवश्यक है। और मैनेजमेंट कुछ नहीं, दुनिया में सबसे पहले महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट। और जब टाइम मैनेज हम करना सीख जाते हैं तो फिर सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप होने लग जाता। और जब ये दोनों मैनेज होते हैं तभी जाके लाइफ मैनेज होती है। और जब टाइम मैनेजमेंट हम भूल जाते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं। अक्सर जो तमाम तरह की इवेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और बहुत सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट और जितने भी मैनेजमेंट आप सीख रहे हो उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेज कर लेते हैं उनको दिन में 28 घंटे नहीं मिले, और जो नहीं कर पाते उनको 18 घंटे नहीं बचे। हर व्यक्ति को 24 घंटे का नोट मिला है, बस कि उसको एक्सपेंड कैसे करता है। लेकिन हम चाहें तो उस टाइम मैनेजमेंट को बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि दो तरीके अपनाएं तो। पहला तरीका ये है, यदि हम 1 घंटे का काम 50 मिनट में करना सीख जाएं तो हमारे 24 घंटे 30 घंटे आसानी से हो जाएंगे। होता क्या है, हम 1 घंटे का काम तो 50 मिनट में करना सोचते हैं, लेकिन बचे हुए जो 7 घंटे का काम है वो 1 घंटे में करना कठिन हो जाता। 23 घंटों का काम तो 23 घंटे में कर लेते, लेकिन बचे हुए 7 घंटे का काम 1 घंटे में मुश्किल है। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट करना व्यर्थ हो जाता है। लेकिन हर घंटे का काम 50 मिनट में करना हर व्यक्ति को आसान है। फिर आप पाएंगे कि आपके 24 घंटे 30 घंटे हो चुके हैं। हो सकता है हर घंटे का काम 50 मिनट में करना हर व्यक्ति को आसान नहीं हो, लेकिन दूसरा तरीका इससे भी आसान है। वो तरीका क्या? हम अपने रूटीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला, अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमें ही करना है, उसी वक्त करना है तो डू इट। कुछ ऐसे हैं नॉट अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट तो डिलेड इट। कुछ ऐसे हैं अर्जेंट प्लस नॉट इम्पॉर्टेंट, डेलीगेट इट। कुछ ऐसे हैं नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पॉर्टेंट तो डिलीट इट। डू, डिले, डेलीगेट और डिलीट, इन 4 पार्ट रूटीन डिवाइड कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट पक्का। और यदि 4 में नहीं कर सकते तो भी आसान है, तुम 3 में कर लो। यदि डिलीटेबल पार्ट पहले डिलीट कर दो तो। और दिन भर में यदि हम देखें कि डिलीटेबल पार्ट कितना है
तो हो सकता है 25% हो। 25% तो बहुत कम कह दिया। दिन भर में डिलीटेबल काम हम 60 से 70% किया करते हैं। फिर भी मान लिया 25% ही है, तो यदि हमारा 25% जो समय बचने लग जाएगा, तो 24 घंटे का 25% 6 घंटे होता है, तो हमारे 24 घंटे पे 30 घंटे आसानी से हो जाएंगे। अब डिलीटेबल है क्या, हम मानते किसको हैं, ये भी बहुत बड़ी कसरत वाली बात है। हमने किन चीज़ों को डिलीटेबल माना है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने सिर्फ डिलीट सिर्फ उसी को माना है जो 4 इंच का दाना आप लोग के हाथ में रहता है ना। क्यों, गलत कुछ कह दिया? नहीं, जो देखो, दानव संज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो मानव को बर्बाद करे, और किसी में नहीं। नव तो ज्यों का त्यों है, माँ की जगह दा हुआ है तो बस इसलिए हुआ है जो तुम्हारा था, जब वो तुम्हारा तुमसे छीन ले जाए, उसी का नाम दानव होता है। बहुत सारे माफिया आपने सुने होंगे, रेत माफिया, वो माफिया, ये माफिया, वो माफिया। आज के समय में सबसे बड़ा समय माफिया है आपका वो दानव। माफिया का मतलब जो अनधिकृत उस चीज पर अपना अधिकार करे। तो ऐसे ही आपके टाइम पर सबसे बड़ा अधिकार अनधिकृत किसने ने किया है? तो आपके वही 4 इंच के दानव ने। अब इसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा अपने आप में खुद से खुद का गैप पैदा हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं आप लोग को बहुत करनी है, और कभी भी कोई व्यक्ति आगे से आकर के चर्चा ना करे, पीछे जाके करें, क्योंकि आपको सब लोग देखने लग जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यता का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम लेडीज एंड जेंटलमैन कराने लायक हो गए, सभा के योग्य होते हैं तभी जाके हम सभ्य होते हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं होती हैं, हम मानते हैं, क्योंकि अचानक तो कुछ नहीं, सब कुछ आपका प्री प्लान्ड है। लेकिन साधु कभी प्री प्लान्ड नहीं होते, लेकिन वो जितना भी प्लान करते हैं वो वाकई में प्लान्ड तरीके से करते हैं। तो हम हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट यदि होने लग जाए तो बहुत आसानी है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट जब नहीं कर पाते तो अक्सर हम ठीकरा मरते हैं, क्या करें, बात तो आप सही कह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? लेट उठते हैं। लेट क्यों? क्योंकि लेट सोते हैं। लेट उठना और लेट सोना इतना दिक्कत भरा नहीं है जितना कि साइंस ऑफ स्लीपिंग का पता नहीं होना। ये साइंस ऑफ स्लीपिंग क्या है? रात को 9 से 12 के बीच में यदि आप सो रहे होते हैं तो प्रति घंटे 3 घंटे की थकान मिटा रहे होते हैं। 12 से 2 के बीच में प्रति घंटे 1.5 घंटे की, 2 से 4 के बीच में प्रति घंटे 1 घंटे की, और 4 के बाद 1 घंटे में 40-45 मिनट की। और इस साइंस को आप फील भी कर सकते हैं। जिस दिन आप थक के जल्दी सो जाएंगे, 4-5 घंटे में एक बार आपकी नींद टूटेगी। वो अलार्म बता रही है कि आपका काम पूरा हो चुका है, आप चाहो तो आप उठ जाओ, नहीं है तो सो जाओ। और जिस दिन आप थक के 12-1-2 पे सोएंगे, 10 घंटे भी सो लेंगे, थकान बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आपने अगेंस्ट द साइंस काम किया है। क्यों? क्योंकि यदि आप इस साइंस को फॉलो नहीं करते और ये मान के कि रात को शांति और एकांत रहता है तो हम अपने बहुत जो एकांत के और एकाग्र होकर होने वाले काम है वो कर लेते हैं। हालांकि आज के समय में सबसे ज़्यादा एकाग्रता तो रहती है उसी में जिसका नाम होती है गैलरी। गैलरी समझते हो? पहले पुरुष लोग अपनी सैलरी छुपाते थे, महिलाएं अपनी ज्वेलरी छुपाती थीं, आज सब अपनी गैलरी छुपाते हैं। जिसकी एकाग्रता दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती, वो ही सारे एकांत के काम रात को होने लगे, इसीलिए तो सब कुछ गड़बड़ होने लग गया। अब यदि मान लो गर्मी के समय में जब 14 घंटे का दिन होता है तो 14 घंटे की थकान मिटाने के लिए 14 घंटे का दिन कहाँ से लाओगे? दिन तो 10 घंटे का है। तो थकान का, आज की थकान कल पूरी करोगे? थकान ना पोस्टपोन होती ना प्रीपोन। उसको यदि आपने पूरा कर लिया तो ठीक है, नहीं है तो साइड इफेक्ट तैयार हैं। तो फिर कैसे करेंगे? यदि इस टाइम को फॉलो करते हैं कि 9 से 12 के बीच में 3 घंटे में 9 घंटे की थकान हो गई, 12 से 2 के बीच में 2 घंटे में 3 घंटे की हो गई, और 2 से 4 के बीच में 2 घंटे की 2 घंटे की हो गई, तो 9 और 3 12 और 2 14, इन 7 घंटों में भी 14 घंटे की रिकवरी हो गई। इसके अलावा दूसरा कोई टाइम बताओ जिसमें आप रात दिन भर के 14 घंटे की थकान मिटा सको। चैलेंज है। अब सुनो, अब
देखो, नींद नहीं आती, बेहोशी आती है। नींद में और बेहोशी में अंतर अभी आप नहीं समझ पाए। कोई व्यक्ति कोमा में 20 साल से है तो क्या सो रहा है क्या? मूर्छित है। ऐसे ही जब जिस समय प्रमाद बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है इसका मतलब नींद आ रही है ऐसा नहीं। प्रमाद बढ़ रहा मतलब आप अपनी बेहोशी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तो उठ नहीं पा रहे हैं। नींद पूरी हो जाए तो फ्रेश महसूस होता है, और जब बेहोशी से उठते हैं तो बहुत जकड़न होती है। अच्छा, जब बताओ, सुबह नींद बहुत अच्छी आए, उसके बाद लेट उठने के बाद जकड़न होती है कि आप हल्कापन महसूस करते हैं? जकड़न होती है। इसका मतलब ये वो बेहोशी थी, नींद नहीं थी। नींद विवेक को ताज़ा करती है, जैसा कि व्यायाम आपके शरीर को ताज़ा करता है। नींद यदि आ गई पूरी तो विवेक ताज़ा हो जाएगा, फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट होगा कि मुझे क्या करना है। अक्सर मान लो सुबह सुबह भले ही छोटा सा मंदिर भी क्यों ना हो, हम तो मानेंगे वो छोटा तब है जब वो खचाखच भरा रहता हो। क्या खचाखच भरा रहता है? क्यों महेंद्र पार्क बोलो? यदि खचाखच भरा रहता है अभिषेक शांति धारा के समय, तब तो मानेंगे छोटा है, और नहीं है तो अभी मानेंगे अभी उसमें कुछ और भी समाने की गुंजाइश है। किसी भी सभा की सफलता तभी है जब वो स्थान छोटा पड़ जाए, और स्थान तो बहुत बड़ा है और स्थान खाली रहे तो वो सभा असफल हो गई। हमें लगता है छोटी समाज ने भी अपनी सफलता साबित कर दी है कि स्थान छोटा पड़ा। लेकिन ये एक दिन की बात यहाँ है, लेकिन वहाँ तो प्रभु आपके स्वयं के हमेशा के लिए हैं।